बैठिए। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज आप सभी भावना योग संपन्न करने के लिए एकत्रित हुए। जब कभी भी योग शब्द हमारे सामने आता है तो हमारी दृष्टि आज के उस प्रसिद्ध योग की तरफ चली जाती है जैसे आजकल लोग योगा कहते हैं, और थोड़ी देर पहले आपने उसका एक प्रयोग भी किया है। या फिर योग को लोग ध्यान से जोड़ते हैं। भावना योग का संबंध न तो प्रचलित योग से है न ही ध्यान से। न यह योग है न ध्यान है, अपितु भावना योग का मतलब भावनाओं का योग यानी पुट। हमारे जीवन पर हमारी भावनाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भावनाएं हमारे तन को, हमारे मन को और हमारी चेतना को नियंत्रित और संचालित करती है। भारतीय परंपरा में भावनाओं पर बहुत काम हुआ और जैन साधना तो मुख्य रूप से भावनाओं पर ही आधारित है। यदि हमने भावनाओं को ठीक तरीके से समझ लिया और भावनाओं की शुद्धि या नियंत्रण का उपाय प्राप्त कर लिया तो हमसे अच्छा जीवन इस संसार में किसी का नहीं होगा। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, भावना भव नाशनी। ये भावना भव नाशनी यानी संसार का विनाश करती है। बहुत ऊंची बात कही गई। भावना से संसार का विनाश होता है और भारत में भावनाओं के लिए इसी अर्थ में लिया गया। कुछ ऐसी भावनाओं को जीवन से जोड़ने की बात की गई जिससे हम अपने भव का विनाश करें। तो जब हम कहते भावना भव नाशनी तो इसे ही दूसरे तरह से देखा जाए तो भावना भव विकासिनी भी है। एक भावना जो हमारे जीवन का शुद्धिकरण करती है तो दूसरी भावना जो हमारे चित्त को विकृत करती है। समझने के लिए क्षमा भी एक भावना है और क्रोध भी एक भावना है। दोनों बराबर है क्या? क्षमा की भावना शांति देती है और क्रोध की भावना हमें अशांत करती है। दोनों भावनाएं हमारे ही चित्त में उत्पन्न होती है ना? अब हमें करना क्या है? इसके मूल को पहचान कर क्रोध की भावना से मुक्ति पाना है और क्षमा की भावना को उभारना है। ये केवल उदाहरण है। अपने अंदर की खोटी भावनाओं से मुक्ति पाकर प्रशस्त और शुभ भावनाओं को प्राप्त करते हुए भाव शुद्धि तक पहुंचना हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है और इसी के लिए हमारी पूरी साधना पद्धति विकसित की गई।
अभी मैंने आप सबसे कहा कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं पर अवलंबित है। हमारे पास 3 प्रकार की मौलिक शक्तियां हैं। शरीर की शक्ति, वचनों की शक्ति और हमारे मन की शक्ति। शारीरिक शक्ति का हमें हमेशा परिचय है। हम अपनी बोली की शक्ति को भी अच्छे से समझते हैं और मन की शक्ति भी हमें पता है। हमारी चेतना शरीर, वचन और मन की धुरी पर दौड़ती है। हम 24 घंटे शरीर से कुछ सोचते हैं, करते हैं, वचनों से कुछ बोलते हैं और मन से कुछ सोचते हैं। ये एक प्रकार से हमारी एक्टिविटी है, प्रवृत्तियां हैं। और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं। और जैसे संस्कार हमारी चेतना में जम जाते हैं, कालांतर में वो उदय में आते हैं और वैसी ही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। और फिर जैसी प्रवृत्ति बनती है वैसा हमारा चरित्र बनता है। ये जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, किसी की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, किसी की प्रवृत्ति बहुत खराब होती है। हम लोग किसी को सज्जन बोलते हैं, किसी को दुर्जन बोलते हैं, किसी को भला आदमी बोलते हैं, किसी को बुरा आदमी बोलते हैं। तो जन्मना कोई व्यक्ति भला और बुरा नहीं होता। भला और बुरा वो अपनी प्रवृत्तियों से जाना जाता है। तो हमारी प्रवृत्ति अच्छी है या बुरी किससे होती है? तो वो हमारी वृत्ति से होती है। प्रवृत्ति और वृत्ति 2 शब्द आपके सामने आए। प्रवृत्ति यानी हमारी एक्टिविटीज और वृत्ति यानी हमारी चेतना के वे संस्कार जो इन प्रवृत्तियों को रेगुलेट करती है। समझ गए? हम कुछ भी मन में सोचते हैं, वचनों से करते, शरीर से करते, पर इसको कौन जन्म देता है? वृत्ति हमारी सारी एक्टिविटीज को जनरेट करती है और रेगुलेट करती है। ये वृत्ति ही हमारे भाव है जो हमारे चेतना में पड़े संस्कारों से जन्मते हैं। जिसकी चेतना में जैसे संस्कार होते हैं उसकी वृत्ति वैसी होती है, और जिसकी वृत्ति जैसी होती है उसकी वैसी प्रवृत्ति होती है। जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बनता है, और जैसा चरित्र बनता है वैसा व्यक्तित्व बनता है या जीवन बनता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हमारे अंदर जैसे संस्कार होते हैं वैसे भाव होते हैं, जैसे भाव होते हैं वैसी सोच होती है, जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति बन जाती है। संस्कार से भाव, भाव से सोच, सोच से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से हमारा चरित्र बनता है। ये संपूर्ण जीवन उसी से चलता है। तो हमारे जो भाव हमारे अच्छे बुरे संस्कारों के परिणाम से निकलते हैं, तो हमारी साधना पद्धति कहती है जीवन में बदलाव लाना है तो अपनी वृत्ति को बदलो। किसको बदलो? वृत्ति को बदलो। हम लोग प्रवृत्ति को बदलते हैं, इसलिए कई बार परिणाम सही नहीं आते, अपेक्षित परिणाम नहीं आते, क्योंकि प्रवृत्ति तो बदल गई पर अंदर के सोच और भाव तो बदले नहीं। जैसे किसी ने आपसे कह दिया, किसी चीज का एक त्याग करा दिया। मान लीजिए कोई गुटखा खाता है और दबाव प्रभाव बस उसका गुटखा तो छुड़वा दिया, छोड़ तो दिया पर छोड़ने की भावना नहीं गई, तो वो क्या करेगा? सामने छोड़ेगा और चोरी से खाएगा।
लेकिन यदि उसके मन से वो चीज हट गई तो फिर कोई कितना भी खाने की बात करेगा, वो खाना पसंद करेगा क्या? एक सज्जन मेरे संपर्क में है, वो चेन स्मोकर थे। कई बार परिवार के लोगों ने मुझसे भी कहा, महाराज जी इनको छुड़वा दीजिए। मैं कभी किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं कहता। मैंने एक दो बार उससे समझाने की कोशिश की तो उसने बोला, महाराज मैं छोड़ नहीं सकता, मैं इसका आदी हो गया। 6 महीने बाद वो आया, परिवार साथ में था और लोगों ने कहा, महाराज जी चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया? इनने सिगरेट छोड़ दी। बहुत अच्छी बात है भैया, छोड़ी तो खुशी की बात है, कैसे छूटी? तो उस व्यक्ति ने घटना बताई। बोले महाराज जी सर्दियों का समय था, मैंने सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी और मेरे 2.5 साल की भतीजे ने उसे उठा के मुंह में लगा लिया। महाराज उसको देखकर मेरे मन में घोर आत्मग्लानि हुई और मुझे लगा धिक्कार है मुझे, महाराज मैंने उस दिन से छोड़ दिया, अब ध्यान भी नहीं जाता। क्या हो गया? मन जागा, वृत्ति बदली, प्रवृत्ति बदल गई। तो हमारी जो साधना है, हमारा जो अभ्यास है, वो हमारी वृत्ति के परिवर्तन का है। वृत्ति से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से परिणाम। हम परिणाम चाहते हैं, प्रवृत्ति को बदलते हैं, पर हमें बदलना चाहिए वृत्ति को। ये लाइट जल रही है, इसे बंद करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो जहां बैठे एक पत्थर उठाओ, फेंक के बंद कर दो, और दूसरा तरीका है कि जाओ स्विच को ऑफ करो। कौन से तरीके को अपनाना चाहोगे? हाँ, स्विच को ऑफ करने के लिए ना। तो आज मैं आपको स्विच ऑफ करने की कला बताऊंगा। और अब चिंता करने की बात नहीं है, आपको स्विच बोर्ड तक भी जाने की जरूरत नहीं है, रिमोट पकड़ा दूंगा, रिमोट कंट्रोल से। और हर मनुष्य के हाथ में उसका अपना रिमोट होना चाहिए। जो नियमित भावना योग करता है उसका रिमोट उसके हाथ में होता है। चाहे जब वो भावनाओं के बहाव में बहता नहीं। मैं आपसे भावना योग का आज परिचय करा रहा हूं। जो बात मैंने अभी की, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम, ये जैन साधना की बात है। पर इसी बात को आधुनिक मनोविज्ञान के पंडित दूसरे शब्दावली में व्याख्यायित करते हैं। आज 2 शब्द, बहुत 2 वाक्य या 2 सिद्धांत पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा रहा है। एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा रहे। इस सिद्धांत के व्याख्याता कहते थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हम जो सोचते हैं वैसा हो जाता है। आज की पीढ़ी इन बातों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और लाखों लाख की फीस देकर लोग इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। पर मैं आपसे कहता हूं, ये सब हमारी चीज है जो सदियों से हमारे देश में अपनाई गई और बड़ी उपयोगी साबित हुई है। वे कहते हैं
मनोविज्ञान में हमें बताया जाता है हमारे दो प्रकार का मन है। एक चेतन मन जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और दूसरा अवचेतन मन जिसे सब कॉन्शियस माइंड के रूप में जाना जाता है। इस फंडे को अच्छे से समझिए। हम जो कुछ भी काम करते हैं वो हमारे चेतन मन के द्वारा होता है, लेकिन इस चेतन मन को क्रियाशील बनाने वाला, एक्टिवेट करने वाला जो मन है वो कौन है? अवचेतन मन। कौन है? अवचेतन मन। हमारी एक्टिविटीज चेतन मन है और हमारी जो वृत्ति है वो अवचेतन मन है। समझ गए? ये हमारे शास्त्रों में बताया। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य चेतन मन के द्वारा जैसा देखता है, सोचता है, महसूस करता है, वैसे संस्कार उसके अवचेतन मन में पड़ जाते हैं, और अवचेतन मन में जैसे संस्कार पड़ते हैं अवचेतन मन चेतन मन से वैसे ही काम कराता है। यही ना फंडा है। क्योंकि हमारे जीवन व्यवहार में हमारे चेतन मन का रोल 5 से 10% है। 90 से 95% काम हमारा अवचेतन मन कराता है। क्योंकि चेतन मन तो बिल्कुल तार्किक नहीं है, जो आता है सब ले लेता है, वो अवचेतन मन में डालता। अवचेतन मन फिर उसको प्रेरित करता है। एक पंक्ति में कहूं तो चेतन मन के द्वारा जो कुछ भी देखा जाता है, सुना जाता है, महसूस किया जाता है, सोचा जाता है, वो सारे संस्कार हमारे अवचेतन मन में फीड हो जाते हैं, और अवचेतन मन में जैसे संस्कार होते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। ये मनोविज्ञान कहता है। समझ गए? हमारा सिद्धांत क्या कहता है? हमारी जैसी प्रवृत्तियां होती है, यानी हम जैसा देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वैसे संस्कारों की छाप हमारी चेतना में पड़ती है, जो हमारी वृत्ति बनाती है, जो हमारा एक प्रकार से अवचेतन मन है। और वही वृत्तियां कालांतर में अच्छे बुरे रूप में फलती है और हमारी अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का आधार बनती है। यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें बैठी है वही बातें हमारे कॉन्शियस माइंड में आती है, उससे हमारी एक्टिविटीज होती है, प्रवृत्तियां होती है, और वैसा चरित्र बनता है। दोनों में कोई अंतर है क्या? सेम चीज है ना। अब वो बोलते थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे यहां कहा गया यद भाव्यते तद भवति। कोई अंतर नहीं है। वो कहते थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी हमारे विचार वस्तु में परिवर्तित होते हैं, विचार साकार होते हैं। और हमारे यहां कहा गया तुम जैसी भावना भाते हैं वैसा होता है। अंतर क्या है? भाव का अंतर है कि भाषा का अंतर है? केवल भाषा का अंतर है ना? केवल भाषा का अंतर है। हम इसे समझने की कोशिश करें। ये क्या है? हमारे यहां कहा गया यद भाव्यते तद भवति। तुम जैसी भावना भाओगे वैसा होगा। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाले और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले ये कहते हैं तुम्हें जो चाहिए उसके बारे में मांगो, महसूस करो और पाओ। आस्क, फील, अचीव, यही बोलते हैं ना। मांगो, महसूस करो और पाओ। इसको तुम जो चाहोगे सो हो जाएगा। हमारी साधना कहती है कि तुम्हें जो पाना है और जैसा तुम होना चाहते हो वैसी ही भावना भाव। भावना योग का मूल यही है। पश्चिम के लोगों ने ये सारा प्रयोग किया पैसा पाने के लिए।
प्रसिद्धि पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए। वे कहते एक गोल अपना बना लो, एक टारगेट अपना बना लो और हर पल उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में देखो, उसी के बारे में महसूस करो, बस केवल वो दिखना चाहिए। अब किसी को करोड़पति बनना है तो मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, ऐसा वो लोग सिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम, वो तो कहते कि ऐसा सोचने से एक दिन तुम करोड़पति बन जाओगे, पर मुझे नहीं पता कि ऐसा करने से कितने लोग करोड़पति बने हैं। पर मुझे शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसकी फीलिंग से अनंतों ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। मुझे अपने जीवन को पवित्र बनाना है, इसका चिंतन करके हम अपने जीवन को विशुद्ध बना सकते हैं। ये अनेकों का अनुभव है। भावना योग का मूल यही है। जैन साधना में भावना योग का जो मूल है, आचार्य कुंद ने प्रस्तुत किया। यद्यपि उसे भावना योग शब्द नहीं दिया, भावना योग शब्द तो मैंने गढ़ा है, लेकिन यही बात उन्होंने कही। वो कहते हैं जो जैसी भावना भाता है उसका जीवन वैसा होता। ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं, अज्ञानी के अज्ञान में भाव होते हैं। अज्ञानी अपने अज्ञान में भाव से कर्म बांधता है और ज्ञानी ज्ञान में भाव से कर्म को काटता है। और वो कहते हैं कि तुम जो चाहोगे अपनी भावनाओं के बदौलत पा सकते हो। तुम्हें मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति चाहिए तो वो कहते कुछ मत करो, हर पल एक ही भावना भाव, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे अनादि के संस्कार हमारी चेतना में पड़े हैं, राग के, द्वेष के, मोह के, काम के, क्रोध के, लोभ के और देह रूपता के। मैं शरीर रूप हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये संस्कार हमारे अनादि से पड़े तो हम अपने आप को उसी रूप अनुभव करते हैं। आचार्य कुंद कहते हैं तेरे चेतना में ये संस्कार पड़े तो पुराने संस्कारों को डिलीट करो और मैं विशुद्ध आत्मा हूं, हर पल उसकी भावना भाव। जब हम भावना भाएंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब अच्छे संस्कार जमते हैं तो पुराने संस्कार आपो आप खत्म होने लगते हैं। और जिस पल ये भावना प्रगाढ़ अवस्था को पहुंच जाएगी, अपने एक्सट्रीम पर पहुंचेगी, तो हमारे ये जो संस्कार है ना पुराने, वो खत्म हो जाएंगे और फिर मैं शुद्ध आत्मा हूँ नहीं, उसकी अनुभूति भी होने लगेगी। वे कहते हैं जे आद भावन मिनम निच्युजुतो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालेन। जो मुनि नित्य मैं शुद्ध आत्मा हूं इस भावना को भाता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। जैन साधना में कहा बस इसको तुम करोगे तो ध्यान करने की जरूरत नहीं, ध्यान तो अपने आप हो जाएगा। तो हमें जो पाना है हमें वैसा अपने लिए महसूस करना है, वैसा सोचना है। मुक्ति पाना है, मुक्ति पाना है किससे? बीमारी से। ज़्यादातर तो ऐसे ही लोग हैं, रोगों से, दुखों से, परेशानियों से। अरे जिससे संसार से मुक्ति मिल सकती है उनसे छोटी मोटी बातें तो बहुत सामान्य हैं।
तुम जिससे मुक्ति पाना चाहते हो उससे मुक्ति मिलेगी, बशर्ते वैसी प्रैक्टिस हो। भावना एक ऐसी कुंजी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। बस हमारी वैसी तैयारी होनी चाहिए। जिसकी वो तैयारी होती है वो वैसा हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हमारी तत्परता हो। आज भावना योग के माध्यम से मैं आप सबको वही बताने जा रहा हूं। बड़ी वैज्ञानिक साधना है ये, और इसका रिजल्ट है जो हम भाएंगे वैसा होगा। जैसा अभी मैंने कहा, पश्चिम के लोगों ने तो दुनियादारी चाहा, हमारे देश में उसको कभी महत्व दिया ही नहीं गया। हमारी देश में सदैव मुक्ति को महत्व दिया गया। उनने पदार्थ को खोजा, हमने परमार्थ को खोजा। उनने परमाणु को खोजा, हमने परमात्मा को खोजा। हमारे देश में सदैव उसको किया गया, उसको महत्व दिया गया। तो हम उस तरफ चलने की कोशिश करें। जैसी भावना भाएंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। ये गाढ़ सिद्धांत है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक प्रसिद्ध जैन आचार्य हुए हैं, आचार्य पूज्यपाद। उन्होंने लिखा, सोहमित्यात् संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितिम। 6वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा, सोहम इति आत्म संस्कारात्। सोहम ऐसा जिसने मेरे भीतर का सो, यानी मेरे भीतर का जो परम ज्ञान में, चैतन्य में, आनंद में शुद्ध आत्मा है, वही मैं हूं। ऐसे संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, निरंतर सोहम सोहम की भावना में जो लीन है, अपने इसी संस्कार की दृढ़ता से वह अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त करता है। ये सोहम शब्द हमारा है, बहुत प्राचीन काल से चला। सोहम 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 सोहम, इससे आत्मा की विशुद्धि होगी और हमारा जीवन निर्मल बनेगा। हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ होंगे। समझ रहे बात को? तो ये सोहम की बात है। मैं आपसे जिस भावना योग की बात करने जा रहा हूं, ये हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को ठीक करने वाला है। इसके बल पर हम अपनी आध्यात्मिक चेतना का भी विकास कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व में भी निखार ला सकते हैं, बशर्ते नियमित अभ्यास हो। अगर हम नियमित अभ्यास करेंगे तो सारे कार्य आपके बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होंगे। कल मैं आप सबसे चर्चा करूंगा किस तरीके से भावना योग से हमारा शारीरिक, हमारा मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य ठीक होता है। हम अपना आध्यात्मिक विकास कैसे कर सकते हैं और व्यक्तित्व को हम कैसे निखार सकते हैं, अगले 2 दिनों में ये विषय आप सबके बीच रखा जाएगा। आज ये जो भावना योग है, मैं उसका एक परिचय देना चाहता हूँ कि इस भावना योग में हमें करना क्या है। जब अभी हम भावना योग करेंगे, जब मैंने भावना योग को डिजाइन किया तो मेरी दृष्टि जैन मुनियों के साधना पर गई, जो हम लोग वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे लगा कि हमारी जो साधना है उसमें ये सब चीजें समाहित है। ये बात और है कि लोग उसे पारंपरिक तरीके से करते हैं तो उसका वैसा प्रतिफल नहीं मिलता।
यदि इसे मौलिक तरीके से किया जाए तो उसका अनंत गुना लाभ मिल सकता है। जैन मुनियों के 6 आवश्यक कर्म बताए: सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, वंदना और कायोत्सर्ग। मैंने इन्हें देखा, मुझे लगा इसमें सब कुछ है, और उसको ही मैंने 4 में अंतर्भूत किया। भावना योग के 4 चरण हैं। पहला चरण है प्रार्थना का, इनर नरिशमेंट, जिसमें हम अपने जीवन को सहज, शांत, स्वस्थ, सशक्त और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना करेंगे, प्रभु परमात्मा के प्रति अपनी ओर से कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हुए। दूसरा है प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग, अपने द्वारा किए गए दोषों का शुद्धिकरण करते हुए अपने चित्त को निर्मल बनाने का भाव। तीसरा चरण है प्रत्याख्यान, इनर रेजोल्यूशन, अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। और चौथा चरण है सामायिक, इनर रिफ्लेक्शन, जो आत्म साक्षात्कार है, आत्मलीनता है, जहाँ हम कुछ आध्यात्मिक सूक्तों के माध्यम से स्वयं के साथ स्वयं का संवाद स्थापित करेंगे। तो ये 4 चरण भावना योग के हैं। हम क्रमशः इन्हें अभी प्रारंभ करेंगे और उसका आप आनंद लेंगे। भावना योग में जो भी बातें मैं अभी आप सबसे कहूँगा, आपको उसे दोहराना है, और केवल शब्दों में नहीं दोहराना है, उसके भाव को विजुअलाइज करना है, महसूस करते हुए दोहराना है। अगर आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो आप अपने जीवन पर उसका असाधारण प्रभाव देखेंगे। अनेक लोगों ने भावना योग करके अपनी दोषों और दुर्बलताओं को दूर किया है। प्रचंड क्रोधी आज शांति मूर्ति बने हैं। अनेक लोग जो अनेक प्रकार की साइकोसोमेटिक डिजीज से प्रभावित थे, कई लोग तो ऐसे भी जो सुसाइड करने के लिए तत्पर हो गए थे, आज सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। और अनेक लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी हरा करके यहाँ आए। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ आए थे महाराष्ट्र से, जिनकी दोनों किडनी खराब थी, सप्ताह में 2 डायलिसिस होती थी। उस व्यक्ति ने इसी सभा में कहा, हो सकता है तो आपको कल उसकी क्लिप भी दिखाई जाएगी। उस व्यक्ति ने इसी सभा में आकर के कहा कि महाराज अब महीने में 1 डायलिसिस होती है और मैंने पैदल पर्वत की वंदना की। लगभग 20-25 दिन पहले वो व्यक्ति आया। ये प्रभाव है, बशर्ते आप उसको फॉलो करें। तो अभी ये 4 चरण आपको बताया जाएगा। इस मध्य ऊर्जा प्रवाह होगा। ऊर्जा का प्रवाह जब हम भावना योग कराएंगे, उसी में अपने आप को सकारात्मकता से भरने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वो ऊर्जा प्रवाह में आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान स्क्रीन पर ले जाएं। स्क्रीन पर ऊर्जा प्रवाह दिखा दीजिए। जब वो क्रम आएगा आप उसका एहसास कीजिएगा। ये संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत ऊर्जा का भंडार है, और उस ब्रह्मांड से हम ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। तो जब मैं कहूँगा विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो आप ऐसा महसूस कीजिएगा कि संसार की सारी सकारात्मक शक्तियाँ बादल की दल की तरह घनीभूत होकर मेरे शीश के ऊपर खड़ी।
केंद्रित हो गई। आप देख लीजिए, आपको ऐसा विजुअलाइज करना होगा जब मैं कहूँगा। स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। ये पूरे के पूरे बादल के दल की तरह मेरे मस्तिष्क पर है और मेरे आह्वान पर ये ऊर्जा का प्रवाह सीधे मेरे मस्तिष्क पर गिर रहा है। देखिए, अपने आंखों में भर लीजिए। ये ऊर्जा का प्रवाह अनवरत ऊपर से सीधे मेरे मस्तिष्क पर गिर के पूरे शरीर के बाहरी हिस्से को भिगो रहा है। मेरे रोमकूप खड़े हो गए और रोमकूपों के माध्यम से इस ऊर्जा का प्रवाह भीतर प्रवेश कर रहा है। मेरे मस्तिष्क के भीतर हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, रंग विहीन नाड़ियाँ, उन नाड़ियों में ये देखिए, पेड़ की जड़ की तरह हमारे शरीर की नाड़ियाँ ऐसी फैली है। इनमें ये ऊर्जा का पूरा प्रवाह जा रहा है। ये आपको महसूस करना है। मैं क्रमशः मस्तिष्क, ये क्रमशः आपके मस्तिष्क से धारा बहती हुई पूरे शरीर के एक एक प्रदेश में जाएगी। अभी आप देख रहे मस्तिष्क का एक हिस्सा लाल है ना। आपको अगर कोई बीमारी है, तो जो भी बीमारी है, किसी को मस्तिष्क में होगी, किसी को आँख में होगी, किसी को गले में, किसी को छाती में, किसी को हार्ट में, किसी को लंग्स में, किसी को लीवर में, किडनी में, जो भी जिस आर्गन में जहाँ आपको तकलीफ है, अगर दर्द भी है तो आप महसूस कीजिएगा वो जगह लाल है। पॉज करो, उसे लाल महसूस कीजिएगा और फिर इस ऊर्जा के प्रवाह से उसे फ्लैश करना है। ऊर्जा के प्रवाह से उसे पूरा फ्लैश करके आप समझिए कि ये मेरी जो भी वहाँ की विकृतियाँ थी, जितने भी टॉक्सिन्स थे, सब इस ऊर्जा के फ्लो में बह गए और मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ। ऐसा आपको अनुभव करना है। ये देखिए, एकदम बह गया। इसका एक जीवंत उदाहरण मैं स्वयं हूँ। सन 2008 में मेरे इस हाथ में बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, दाहिने हाथ में। मेरे लिए पिच्छी भी भारी पड़ती थी। जांच कराने पर मालूम पड़ा कि एक वेन सूख गई, नस सूख गई। इससे मेरा ये हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था। मेडिकल साइंस के अनुसार उसका कोई इलाज नहीं। मैंने इसी ऊर्जा प्रवाह से उस ब्लॉकेज को खोल दिया और आज मेरे इस हाथ में पूरी ताकत है और दोनों हाथों में कोई अंतर आप नहीं देखेंगे। अगर ढंग से करे तो ये भी पाया गया है कि लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज भी खुले हैं। आप नियमित करें, स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखने का एक बहुत अच्छा अभ्यास है।